हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का फिर से जेईई मेंस पीवाईक्यू की इस उड़ान सीरीज के अंदर। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का टॉपिक, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 2। और पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और साथ ही साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के काफी सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। और उड़ान सीरीज का मकसद है कि आपकी तैयारी को इस फाइनल मोमेंट पे एक फाइनल टच दिया जा सके, क्योंकि कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। कभी कभी क्या होता है कि हम साल भर तैयारी करते हैं, क्लियर, और या तो कुछ कमियां रह जाती है या फिर हमारी तैयारी ठीक भी है, लेकिन फिर भी अंतिम समय में बेहतर करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अंतिम समय में आप अगर बेहतर करते हो तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट भी आपको बेहतर मिलता है। आपने भी कभी कभी सुना होगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो साल भर उतनी तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन एग्जाम के समय फाइनल टाइम पे वो बेहतर तैयारी करते हैं और उनका जो रिजल्ट है वो उनको शानदार मिलता है। तो वो भी इसीलिए हो पाता है क्योंकि वो अंतिम समय में बेहतर कर पाते हैं, क्लियर। और इसी तैयारी को आपकी को शानदार बनाने के लिए उड़ान सीरीज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं, क्लियर, जिसका आपको स्टार्टिंग से ही जो स्टूडेंट्स इसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं उन सभी को बेनिफिट मिल पा रहा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं आज के इस सेशन के साथ में और स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 2। तो यहां पे है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे देखिएगा आपको क्या गिवन है। इन ए हाइड्रोजन लाइक एटम इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विद क्वांटम नंबर n टू अनदर विद क्वांटम नंबर n-1। और कंडीशन क्या गिवन है, इफ n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो हमें कैलकुलेट करना है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखिएगा यहां पे एक बार मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूं रफ डायग्राम। क्या हमें गिवन है कि सपोज दैट कोई भी हाइड्रोजन एटम है, उसकी ये हो गई आपकी nth स्टेट और ये हो जाएगी स्टूडेंट्स n-1। अब आपसे बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है फ्रॉम n टू n-1, ये ट्रांजिशन हो गया। अब आप सभी को पता है यहाँ पे क्या होगा, एक फोटोन निकलेगा भैया, एक फोटोन निकलेगा, उसकी एनर्जी होगी, कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू बोल देता हूँ। तो ये फ्रीक्वेंसी न्यू ही आपको कैलकुलेट करनी है इन दी टर्म्स ऑफ n। बस कंडीशन आपको याद रखनी है, n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 4, 1 आपको गिवन है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पे जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसकी एनर्जी हो जाएगी h न्यू, और ये किसके इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये इक्वल हो जाएगी 13.6। हाइड्रोजन एटम है तो Z तो 1 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा 1 डिवाइड बाई n-1 का होल स्क्वायर एंड -1/n²। तो यहां पे हो गई, ये हमारे पास में एनर्जी हो जाएगी फोटोन की। तो यहां से मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो यहां पे मैं अगर देखूं तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हो जाएगी हमारी 13.6/h। एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कुछ और भी बोल सकते हैं, तो कांस्टेंट को यहाँ पे मैं बोल देता हूँ k, है ना। तो k एक नया कांस्टेंट बोल दिया, दैट इज 13.6/h। अब यहाँ पे देखो इसको मैं लिख सकता हूँ n² और n-1² हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे आपको बचेगा ऊपर n² एंड -n-1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं उसको ओपन करता हूँ तो n² -1 एंड प्लस का 2n, ये बचेगा, क्लियर। देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, ये हमारे पास में यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ पे देखो कुछ अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर ले, तो देखो n² से n² कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर आपके पास में बचेगा स्टूडेंट्स 2n-1, और नीचे बचेगा आपके पास में n² इंटू n-1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है। n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो ध्यान से देख के बताइएगा मुझे 2n-1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 4, 1 है। तो यहाँ पे मैं 2n-1 को अप्रोक्सीमेटली 2n के इक्वल लिख सकता हूँ। और अगर मैं देखूँ नीचे वाली टर्म को, दैट इज n² इंटू n-1 का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा n² आपका यहाँ से होगा और n-1 का होल स्क्वायर करूंगा तो एक n² भी बनेगा, और बाकी की टर्म्स को मैं क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा अप्रोक्सीमेशन का यूज करके। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लगभग n⁴, क्लियर। तो चलेगा, यूज करते हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का। तो मेरे पास में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, k इंटू ऊपर बचेगा स्टूडेंट्स 2n और नीचे हो जाएगा n⁴। एक n से n कैंसिल आउट तो n³ बचेगा। आपको पूछा कि फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल टू होगी, तो यहां से मैं देख सकता हूं कि जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो n³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी। और भैया जब आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर।
तो इस तरह से इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। क्यों रख सकते हो? क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है, स्टैंडर्ड सवाल है, ठीक है, तो इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। इसको स्टैंडर्ड क्यों बोल रहा हूं मैं? देखो इसलिए बोल रहा हूं, n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन फॉर 1 है, ठीक है, तो क्वांटम नंबर की वैल्यू काफी ज्यादा है, यानी कि जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो आपके लगभग वहां पे कंटिन्यूअस हो जाएंगे, है ना। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, क्लासिकल मॉडल को भी अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप क्लासिकल मॉडल अप्लाई करते हो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट हो रहा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी आपकी n क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ही आती है। क्लियर? तो इसलिए इसको मैं क्या बोल पा रहा हूँ, इसको मैं बोल पा रहा हूँ स्टैंडर्ड रिजल्ट। क्लियर? तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां पे आपको गिवन है, if 2.5 into 10 to the power minus 6 Newton average force is exerted by a light on a non-reflecting surface of 30 centimeter square area during 40 minutes of the time span, the energy flux of the light just before it falls on the surface is। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है एनर्जी फ्लक्स, और इसकी जो यूनिट है दैट इज वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और नियरेस्ट इंटीजर हमें निकालना है। और अज्यूमशन क्या क्या है, देखो एब्जॉर्प्शन हो रहा है कंप्लीट, उसके अलावा नॉर्मल इंसिडेंस है। क्लियर? नॉर्मल इंसिडेंस है और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है इस कंडीशन में जब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है और नॉर्मल इंसिडेंस है तो फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, फोर्स आता है IA डिवाइड बाई सी। यस और नो? आप सभी को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए डायरेक्टली। किस कंडीशन के लिए? जब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए आप सभी को। और अगर यहाँ पे कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता तो वैल्यू कितनी हो जाती है स्टूडेंट्स, 2IA डिवाइड बाई सी हो जाती है। यहाँ पे I क्या हो जाएगी आपकी, इंटेंसिटी हो जाएगी, या फिर मैं बोलूं एनर्जी फ्लक्स हो जाएगा, जो कि सवाल के अंदर मुझे कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो देखो I की वैल्यू निकालते हैं, तो I हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में एफ सी डिवाइड बाई ए। क्लियर? फोर्स की वैल्यू देखो भाई कितनी गिवन है, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 न्यूटन गिवन है, एंड मल्टीप्लाई सी क्या हो जाएगी बेटा, सी हो जाएगी स्पीड ऑफ द लाइट, एंड दैट इज 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा एरिया, और एरिया आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, देखिएगा ध्यान से, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर तो आपकी यूनिट कितनी बन जाएगी, वोट, और नीचे क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे यूनिट्स को कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं फर्दर। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये 3 से 30 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये 10 टू दी पावर 7 बचेगा, ठीक है, और 10 टू दी पावर माइनस 6 और 7, तो 10 और 2.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 25 वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास में एनर्जी फ्लक्स। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25। क्लियर? 25 जो होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो क्वेश्चन इजी था, लेकिन इजी कब था, जब आपको फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद है। अगर आप डिराइव करने जाओगे तो आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है, इसलिए ऐसे फॉर्मूलाज आपको डायरेक्टली याद रखने हैं ताकि हम एग्जाम के अंदर अपना टाइम सेव कर सके और उसको आगे जहां पे आवश्यकता है वहां पे उसको हम यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा यहां पे आपको गिवन है, यहां पे आपको गिवन है द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम इज शोन इन द फिगर, which one of these transition will result in the emission of a photon of wavelength 124.1 नैनोमीटर। ठीक है, h की वैल्यू आपको गिवन है। तो आप देखिएगा यहां पे इस डायग्राम को देखिएगा, यहां पे आपको एक एटम के एनर्जी लेवल्स गिवन है। ठीक है, एक एटम के यहां पे आपको एनर्जी लेवल्स गिवन है, और यहां पे ना कुछ ट्रांजिशंस आपको रिप्रेजेंट किए गए हैं। जैसे देखो ये हो गया ट्रांजिशन ए, ये हो गया बी, सी और डी। क्लियर? और इसके एनर्जी लेवल्स ये है, यहाँ पे एनर्जी आप देख सकते हो -10.2 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे -5.2, -2.2 और 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको एनर्जी लेवल्स भी यहाँ पे गिवन है। अब आप देखिएगा ये जो ट्रांजिशन आपको गिवन है, 4 ट्रांजिशन, यहाँ से फोटोन निकल रहा होगा, उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, तो हमें वो ट्रांजिशन फाइंड आउट करना है जहां पे फोटोन की वेवलेंथ कितनी हो जाए, 124.1 नैनोमीटर हो जाए। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि जो फोटोन एमिट हो रहा होगा उसकी एनर्जी, या फिर मैं यूं कहूं एनर्जी डिफरेंस जो होगा डेल्टा ई बोल देता हूं, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा hc बाई लैम्बडा के इक्वल हो जाएगा। क्लियर?
तो देखिएगा एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, HC की वैल्यू आप सभी को याद है 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, क्लियर। और वेवलेंथ कितनी है 124.1 नैनोमीटर है। तो यहां से अगर इसको मैं अप्रोक्सीमेटली सोल्व करूं तो यहां पे मैं क्लियरली देख सकता हूं ऊपर 124 डिवाइड बाई 124.1 है, ठीक है। तो ये लगभग आपका आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा लगभग। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की यहाँ पे आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखते हैं कि कौन सा एनर्जी डिफरेंस इसके इक्वल है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो आपका डी एनर्जी डिफरेंस डी जो लाइन है वहां पे एनर्जी डिफरेंस लगभग आपका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। तो जो डी होगा वही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था और ये पूछा गया 2023 के अंदर। चलेगा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहां पे आपको गिवन है द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। और आपको गिवन है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1849 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। तो दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल है और हमें निकालना है दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ये होती है h डिवाइड बाई रूट ऑफ 2me। E क्या है, जहां पे काइनेटिक एनर्जी है। यहां से मैं देख सकता हूं H कांस्टेंट है, 2 और E भी कांस्टेंट है क्योंकि दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो क्या यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी आपकी दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे रेशियो निकालना है। तो देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको गिवन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, तो डायरेक्टली पुट कर देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई 1849, ठीक है। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1849 ये आपका यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस को अगर मैं देखूं तो 1 रेशियो रूट ऑफ 1849 है ना। तो ये दो तो होने वाले नहीं है, क्लियर, क्योंकि 1 रेशियो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 है, तो इसका अगर मैं रूट करूंगा तो 900 हो जाएगा, और ये 62 है, इसका भी रूट अगर मैं करूंगा तो लास्ट में 4 आना चाहिए, क्लियर। तो ये भी अपना नहीं होगा। अब मैं ऑप्शन नंबर 1 और 2 को देखता हूँ। तो यहाँ पे मुझे 43 दिख रहा है, ठीक है, 43 दिख रहा है। तो 43 का अगर मैं स्क्वायर करके देखता हूँ, 43 का अगर मैं स्क्वायर करके देखता हूँ तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ये, यहाँ से मिल जाएगा 9 12, क्लियर, और ये हो जाएगा 1 7, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 9481, तो 1849, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 1/43, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन नंबर 1 मेरे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का सवाल था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, 23 के अंदर पूछा गया है। तो चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर हमें गिवन है, a nucleus of mass m at rest splits in 2 parts having mass m'/3 and 2m'/3, क्लियर, और m' is less than 4m है। आगे हमसे बोला द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द 2 पार्ट्स विल बी, क्लियर। देखिएगा सिचुएशन एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। एक न्यूक्लियस है जो रेस्ट में है जिसका मास m है, और ये स्प्लिट्स हो जाती है 2 न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, या फिर 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, दैट इज m'/3 एंड प्लस m'/3 एंड प्लस 2m'/3, क्लियर। और देखो इनिशियली जो रेस्ट में थी, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंट क्या था, 0 था। सपोज दैट ये इधर मोशन करना स्टार्ट कर देता है, ये इधर कर देता है, ओके, क्योंकि फाइनल मोमेंटम भी क्या होना है, 0 होना है। तो दोनों का इक्वल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि जो दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो इक्वल होने वाली है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ कि दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम होगी, मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि आप सभी को पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, h/p हो जाएगी। अरे देखते ही मुझे समझ में आ रहा है कि अगर h/p होगी, h तो कांस्टेंट है और मोमेंटम दोनों का क्या है, सेम है,
इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम दोनों का सेम है, और अगर मोमेंटम सेम है तो देख सकते हो डी ब्रोगली वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो आगे आपको इसमें कुछ भी कलाकारी नहीं लगानी है, डायरेक्टली आप यहाँ से जो बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिएगा आगे देखते हैं, और यहाँ पे हमें गिवन है a free electron of 2.6 electron volt energy collides with a H+ ion. This results in the formation of a hydrogen atom in first excited state and a photon is released. तो हमें फाइंड आउट करना है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन क्या होगी, क्लियर। तो एक बार यहाँ पे हम सिचुएशन को रफली ड्रॉ कर लेते हैं कि हमें क्या गिवन है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये लो भैया एक इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन के पास में कुछ एनर्जी आपको गिवन है, इसको मैं E1 बोल दूं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं E1 बोल देता हूं, दैट इज 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर। ये जाके किससे टकराता है, ये टकराता है H+ आयन के साथ में, दोनों मिलते हैं, दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, एक हाइड्रोजन एटम बना लेते हैं। और हाइड्रोजन एटम कौन सी स्टेट में है, हाइड्रोजन एटम है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और साथ में क्या निकल जाता है, एक फोटोन रिलीज हो जाता है, क्लियर। और फोटोन की कुछ फ्रीक्वेंसी न्यू होगी, इसकी कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। फोटोन की कुछ फ्रीक्वेंसी न्यू होगी और उसकी एनर्जी मैंने ई बोल दी। अब ये जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है यही तो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो देखिएगा जो एनर्जी होगी फोटोन की वो एच न्यू के इक्वल हो जाएगी। अगर मैं फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर लूं, अगर मैं फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर लूं तो इजीली फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी कितनी होगी, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, यहां पे जो हाइड्रोजन एटम है ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो इसकी एनर्जी को मैं E2 बोल दूं क्या, और ये कितनी हो जाएगी। तो आपको कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको याद होना चाहिए कि ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी -13.6 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी होती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, क्लियर। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कितनी हो जाती है, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, क्लियर। तो यहाँ पे इतनी हो जाएगी। अब आप देखिएगा यहाँ पे फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो देखो अगर मैं ई की वैल्यू लिखूं तो वो कितनी हो जाएगी, ई हो जाएगा मेरे पास में E1, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं E2 को, ठीक है, इन दोनों की जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वही तो हमारे पास में क्या होगी, इस फोटोन की एनर्जी होगी, क्लियर। तो देखिएगा वैल्यू पुट कर देते हैं, E1 कितना है 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, और देखो E2 कितना है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्लियर। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो गया स्टूडेंट्स, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, यानी कि जो फोटोन है उसकी एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो फ्रीक्वेंसी में आसानी से कैलकुलेट कर लूंगा, फोटोन की कितनी हो जाएगी, एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई एच हो जाएगा, है ना। तो एच कितना है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड है, जूल सेकेंड है, ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो देखिएगा ये हो जाएगा 6 इंटू ई की वैल्यू रख दूं मैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और डिवाइड बाई में कितना होगा, डिवाइड बाई में होगा आपका 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, क्लियर, -34 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स कैलकुलेशन को। तो देखो यहाँ पे मैं करता हूँ, तो ये पॉइंट से पॉइंट हटा देता हूँ सबसे पहले तो, और ये 6 से इसको मैं 66 को कैंसिल आउट कर देता हूँ 11 टाइम्स, क्लियर। ऊपर 10 टू द पावर -19 है, नीचे -34 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में 16 डिवाइड बाई 11 इंटू 10 टू द पावर 15, ठीक है, और हार्ट्ज होगा, हार्ट्ज होगा। अब आप देखिएगा एक बार ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको 10 टू द पावर 16 मेगा हर्ट्ज है, 15 मेगा हर्ट्ज, 10 टू द पावर 9 मेगा हर्ट्ज और 27 मेगा हर्ट्ज, यूनिट सभी की सेम है। तो यहाँ पे मुझे कोई भी कैलकुलेशन ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। देखो 10 टू द पावर 15 को मैं क्या लिख दूंगा, 10 टू द पावर 9 मेगा हर्ट्ज, क्लियर। तो देखो पावर से ही हम इसको सोल्व कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है एग्जाम के अंदर एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जरूर ऑप्शन को भी एक बार नजर से निकाल ले, क्योंकि ऑप्शन देख लेने से हमें आइडिया लग जाता है कि किस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, कंप्लीट करनी है नहीं करनी है, कितने अप्रोक्सीमेशन के साथ में करनी है, क्लियर। तो वो सारी चीज़ों का हमें आइडिया लग जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ खास नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड था, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन की स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी है तो आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हो। तो चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे हमें गिवन है इन ए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लैम्डा
in a hydrogen spectrum lambda, the wavelength of first transition line of the Lyman series, clear, and the wavelength difference will be a lambda between the wavelength of third transition line of the Paschen series and that of second transition line of the Balmer series. तो एक ही वैल्यू मुझे क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा सबसे पहले आपको लैम्बडा क्या गिवन है, लैम्बडा हमें गिवन है वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, क्लियर। तो आप सभी को पता है लाइमन सीरीज कौन सी हो जाएगी और उसकी आपको गिवन है फर्स्ट ट्रांजिशन लाइन, है ना। तो देखिएगा n = 1 है ना और n = 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा होगा, जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ आपको लैम्बडा गिवन है। तो आप सभी को पता है मैं 1/λ को क्या लिख सकता हूँ, 1/λ हो जाएगा आपका r × z², z की वैल्यू 1 है, हाइड्रोजन एटम है, और ये कितना हो जाएगा 1 - 1/4 होगा, यस और नो। तो यहाँ से मैं देखूँ अगर तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई, तो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरे पास में 4/3r, क्लियर। इक्वेशन नंबर 1। आगे आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि जो a लैम्बडा है, ये डिफरेंस है ना दो वेवलेंथ का, कौन कौन सी है, सपोज दैट λ1 - λ2 बोल देता हूं और मैग्नीट्यूड लिख देता हूं इनका मैं, क्लियर। ये डिफरेंस है। अब λ1 क्या है, तो देखिएगा λ1 अगर मैं देखूं तो आपको गिवन है वेवलेंथ ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन लाइन ऑफ द पास्सन सीरीज, है ना। तो देखिएगा पास्सन कौन सी हो जाएगी आपकी, n = 3 में ट्रांजिशन हो रहा होगा, और कहाँ से हो रहा होगा, तो देखिएगा थर्ड लाइन होगी, ठीक है। तो फर्स्ट कहाँ से होगी, 4 से, सेकंड हो जाएगी 5 से, और थर्ड हो जाएगी आपकी 6 से, है ना, n = 6। सो दिस इज दी थर्ड ट्रांजिशन लाइन ऑफ दी पास्सन सीरीज। तो यहाँ से आपका जो फोटोन निकल रहा होगा उसकी वेवलेंथ मैंने λ1 बोल दी, क्लियर। तो यहाँ से देखिएगा मैं क्या बोल सकता हूँ कि 1/λ1 आपका किसका इक्वल हो जाएगा, ये आपका स्टूडेंट्स इक्वल हो जाएगा r × z की वैल्यू 1 हो ही जाएगी, एंड 1/9 - 1/36, क्लियर, ये हो जाएगा। इसको अगर मैं रिजोल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास में r/9, तो ये हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा 1 - 1/4, ठीक है, 1 - 1/4 बचेगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में r/12, क्लियर, r/12 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि जो λ1 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/r हो जाएगी, क्लियर। तो ये हमारे पास में λ1 हो जाएगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। आगे हमसे बोला है कि जो λ2 है वो क्या है, वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इन द सेकंड ट्रांजिशन लाइन ऑफ द बामर सीरीज। तो देखिएगा ये बामर सीरीज के लिए n = 2 हो जाएगा, और कौन सी है, सेकंड लाइन है, तो 3 से और 4 से आपकी सेकंड लाइन बन जाएगी, क्लियर। यहाँ से जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ λ2 हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो 1/λ2 कितना हो जाएगा भाई, 1/λ2 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, r × 1/4 - 1/16 होगा, यस और नो, इतना हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। तो देखिएगा यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ r/4, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 3/4, क्लियर। तो यहाँ से λ2 कितना हो जाएगा आपका, λ2 हो जाएगा आपका यहाँ से 16/3r, है ना, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से आप देख सकते हो, आपको λ1 भी पता है, λ2 और λ, इनको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, क्लियर। तो देखिएगा यहाँ से मैं देख सकता हूँ a λ कितना हो जाएगा आपका, a λ विल बी इक्वल टू, ठीक है, a λ विल बी इक्वल टू, तो देखते हैं λ1 12/r आ रहा है, इसकी वैल्यू ना 12/r एंड माइनस ये कितना है, दैट इज 16/3r, तो 16/3r हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से देखिएगा a और λ कितना आ रहा था, तो इसकी वैल्यू आ रही थी 4/3r, है ना, 4/3r इज इक्वल टू 12/r होगा, तो 1/r को मैं निकाल लेता हूँ बाहर। यहाँ से आपका कितना बचेगा 36 - 16, और डिवाइड बाई में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो 3r से 3r कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 20 बचेगा स्टूडेंट्स, 20 बचेगा, और ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी, और 5 ही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो a की वैल्यू 5 इज और करेक्ट आंसर, क्लियर। तो क्वेश्चन सिंपल था, बस थोड़ा सा लेंथी था, कैलकुलेशन आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है।
तो चलेगा, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे आपको देखो क्या गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है एन इलेक्ट्रॉन हैविंग डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए टारगेट इन ए एक्सरे ट्यूब, कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड एक्सरे विल बी। तो देखिएगा कट ऑफ वेवलेंथ यानी कि मिनिमम वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, तो आप सभी को पता है hc बाई लैम्डा कट ऑफ वेवलेंथ क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी p²/2m, यही तो हो जाएगी। अब आप देखिएगा क्वेश्चन के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन है ना, तो यहां पे अगर मैं मोमेंटम को लैम्डा में कन्वर्ट कर लूं तो अपना काम बन जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना, डी ब्रोगली वेवलेंथ आप सभी को पता है क्या होती है स्टूडेंट्स, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, h/लैम्डा हो जाएगा, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो h² डिवाइड बाई 2m लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, h से h कैंसिल आउट हो गया, कट ऑफ वेवलेंथ चाहिए मुझे को, है ना, तो लैम्डा सी कितना हो जाएगा, 2mc लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाई h हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे देखिएगा 3 ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 आपको यहाँ पे करेक्ट दिख रहा होगा, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल था, आगे देखते हैं। यहां पे देखिएगा हमें क्या गिवन है, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन are separated by a large distance. The electron starts approaching to the proton with energy 3 electron volt. The proton captures the electron and forms a hydrogen atom in second excited state. Clear? हाइड्रोजन एटम बनता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर। आगे बोला द रिजल्टिंग फोटोन इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव मेटल ऑफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉन। तो हमें कैलकुलेट करना है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी। ठीक है, तो चलेगा, सबसे पहले एक बार हम एक रफ डायग्राम इसका ड्रॉ कर लेते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी आपको गिवन है, E1 बोल देता हूँ इसकी एनर्जी को, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक प्रोटॉन है, तो ये लीजिएगा प्रोटॉन है, दोनों मिलते हैं और क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन एटम बना लेते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम आप देखिएगा कौन से स्टेट में है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इसकी अगर मैं एनर्जी को स्टूडेंट्स E2 बोल दूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यस और नो, सभी को याद है, सभी को याद है हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। और साथ में एक प्यारा सा फोटोन यहाँ से निकल जाएगा, और उस फोटोन को, ठीक है, जिसकी एनर्जी को मैं hν बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, hν बोल देता हूँ। ठीक है, इस फोटोन को हम क्या करते हैं, एक मेटल प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, है ना। तो ये लो एक मेटल प्लेट हो गई, क्लियर। यहाँ पे ये फोटोन आपका आता है जिसकी एनर्जी को मैंने E बोला है, और आगे की कहानी आप सभी को पता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल लेगा, है ना। ऐसा में आइंस्टीन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल लेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, क्या निकालनी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको इस इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट करनी है, क्लियर। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर लूँ, अगर मैं यहाँ पे फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर लूँ तो मैं इजीली क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फोटोन की एनर्जी देखो क्या हो जाएगी, यहाँ पे फोटोन की एनर्जी को अगर मैं E बोल दूँ तो वो हो जाएगा स्टूडेंट्स इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस। ठीक है, तो 3 माइनस का -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 4.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर। 4.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो फोटोन है इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी है 4.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर। अब देखिएगा आगे, आगे कुछ नहीं करना आपको, आगे आपको सिर्फ यूज करना है किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन। और क्या होती है आप सभी को पता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, hν -φ, क्लियर। जहां पे फाई क्या होता है, फाई होता है वर्क फंक्शन, क्लियर। तो hν की वैल्यू में निकाल चुका हूं क्या, बिल्कुल 4.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, hc/λ। ठीक है, और लैम्डा कौन सा वाला, ये कट ऑफ वेवलेंथ, और इसकी वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो देखिएगा 4.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
माइनस HC की वैल्यू। HC की वैल्यू आपको H और C की वैल्यू पुट नहीं करनी है स्टूडेंट्स, डायरेक्टली आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, बहुत जगह यूज होती है और काफ़ी टाइम हमारा बचाती है कैलकुलेशन में। तो इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 12400, क्लियर, 12400 एंगस्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर। और कट ऑफ वेवलेंथ आपको गिवन है 4000 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, और क्या बचेगा हमारे पास में, ये 4.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऐसे की ऐसे होगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 3 और 1, ठीक है, नीचे 10 है तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना हो गया। तो यहाँ से कितना बचेगा, ये यहाँ से हो जाएगा आपके पास में ये 1 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, क्लियर। तो देखते हैं ऑप्शंस के अंदर, तो ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी आगे आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑप्शन को एक बार क्वेश्चन के बाद में जरूर देख ले, ताकि आपको पता रहे कि कैलकुलेशन हमें किस तरह से करनी है, ताकि हम हमारा टाइम जो है वो बचा सके। ओके, तो क्वेश्चन सिंपल था। और साथ ही साथ में अगर इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो जेईई मेंस का अलग ही लेवल का प्यार है इस क्वेश्चन के लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफी बार पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको गिवन है, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V वर्सेस, ठीक है, V वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ ऑब्टेन्ड इज शोन इन द फिगर एज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज। तो हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो भैया जब भी ग्राफ का क्वेश्चन हो, सबसे पहले तो ये देख लो कि किन वेरिएबल्स के बीच में आपको ग्राफ फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल V और 1/λ के बीच में मुझे चाहिए। तो अगर ग्राफ चाहिए तो पहले मुझे इनके बीच में रिलेशन निकालना होगा, ठीक है। और रिलेशन कैसे निकाल लूंगा, तो रिलेशन निकालना मुझे आता है, यहाँ पे बहुत ईजी है, सीधा आपको क्या यूज करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करना है ना। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्टूडेंट्स, उसको मैं लिख सकता हूँ ईवी के इक्वल, ठीक है, ईवी के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होता है, HC/λ, ठीक है, HC/λ हो जाएगा और माइनस का फाई हो जाएगा, यही होता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो आपकी V की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, HC/Eλ और माइनस का φ/E हो जाएगा, क्लियर। ये रिलेशन आ गया। इसको अगर मैं कंपेयर कर लूँ स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू mx+c, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो स्लोप m होगा वो आपका कितना हो जाएगा, HC/E हो जाएगा, HC/E हो जाएगा, यानी कि ये कॉन्स्टेंट है ना, क्या है, कांस्टेंट है। तो भैया इंटेंसिटी से इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन गेट मोर स्टीप, गलत है, कोई चेंज नहीं होगा स्लोप के अंदर, कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन शिफ्ट टू द लेफ्ट, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ इसका ऐसा ही बनने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे φ/E, ये भी कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर मेटल के लिए, है ना। तो ये जो ग्राफ होगा आपका यहीं से बनेगा। ग्राफ डज नॉट चेंज, तो ये बिल्कुल सही है, ग्राफ चेंज नहीं होगा। और आपका 4 भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन शिफ्ट टू दी राइट, क्लियर। क्योंकि आप सभी को पता है इंटेंसिटी से ना तो आपकी यहाँ पे फाई चेंज होने वाला है ना, और ना ही आपका यहाँ पे वी चेंज होने वाला है, क्लियर। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो ग्राफ हो वो किसी ना किसी फॉर्म में पूछ लिया जाता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ इन दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्लियर। तो चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे आपको गिवन है ए पार्टिकल ऑफ मास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर कोलाइड्स विद ए हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट। Soon after the collision, the particle comes to rest and the atom recoils and goes to its first excited state. Clear? तो हमें फाइंड आउट करना दी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज n/4। तो n की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। और यहाँ पे हमें गिवन स्टूडेंट्स मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम दैट इज 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 to the power 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर मैं देखूँ तो देखो मास ऑफ पार्टिकल, है ना, डिवाइड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा। तो देखो पार्टिकल का मास कितना है
200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है, और इसका हो गया आपका 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो 2 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 0, यहाँ पे 1/5 बचेगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो आपका हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है उसका मास क्या आ जाता है, 5 टाइम्स मास ऑफ पार्टिकल निकल के आता है ना। इस रिलेशन का हम आगे चल के यूज करेंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। हमें निकालना क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मुझे चाहिए, यानी कि मुझे चाहिए हाफ मास ऑफ द पार्टिकल इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे कैलकुलेट करना है ना, ये मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और ये n/4 का इक्वल रख देंगे तो n तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, बट मुझे बेसिकली ये फाइंड आउट करना है। तो चलेगा, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो पार्टिकल है, वो जाके हाइड्रोजन के साथ में क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले देखूँ मोमेंटम कंजर्वेशन से, अगर मैं यहाँ पे देखूँ मोमेंटम कंजर्वेशन से, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, तो देखिए केवल पार्टिकल के पास में है 200 इंटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू, तो आप देखिएगा आपको गिवन है कि पार्टिकल तो रेस्ट में आ जाता है ना, और जो एटम है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका चलना। तो हाइड्रोजन एटम के पास में सिर्फ रहेगा यहाँ पे मोमेंटम, तो 1000 है ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितनी निकल के आती है, 5 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन निकल के आती है। क्लियर, ये निकल के आती है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जो हाइड्रोजन है वो कौन सी स्टेट में है, इन दी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर है। तो आप देखिएगा जब हाइड्रोजन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसको एनर्जी जो मिली है कितनी चाहिए होगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है हाइड्रोजन की, -13.6, और यहाँ पे हो जाएगी -3.4, और जो गैप होगा वो कितना हो जाएगा, वो होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। क्लियर, ठीक है, इतना होगा। तो ये जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिली है वो कहाँ से मिली है, वो मिली है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। कहाँ से मिली है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, है ना। तो देखो ये हो जाएगा आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल कितनी हो जाएगी, तो देखो हाफ मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर एंड माइनस हाफ मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये आपका चल रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। क्लियर। अब देखो यहाँ पे मुझे मास ऑफ हाइड्रोजन और वेलोसिटी इनके बीच में रिलेशन पता है, तो देखिएगा इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना था, 5 टाइम्स मास ऑफ पार्टिकल था। ठीक है, ये था। और वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी थी, देखिएगा जल्दी से, पिछली स्लाइड के अंदर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन थी Vp/5, है ना। तो देखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय 5 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस हाफ mp इंटू Vp²। क्लियर, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बनेगा, एक 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m Vp² डिवाइड बाई mVp² डिवाइड बाई 10 होगा, और ये मास आपका पार्टिकल का है, डिवाइड बाई 10 होगा, और माइनस हाफ mp Vp² हो जाएगा। क्लियर, इतना हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो क्या बनेगा, अगर इसको मैं 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे 10 हो जाएगा। क्लियर, ऊपर माइनस का 5, तो -5 और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो -4 mp Vp² डिवाइड बाई 10 बचेगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है स्टूडेंट्स, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, और आप सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए यहाँ पे मुझे माइनस मिल रहा है ना। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इक्वल आ चुका है, किसका इक्वल आ चुका है, ये इक्वल आ गया आपका, इसको मैं लिख सकता हूँ 4/5, है ना, 4/5 इंटू 1/2 mp Vp², ये हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा हमारे पास में। अब मुझे इसी की वैल्यू तो चाहिए थी हाफ mp Vp² की, तो ये कितना हो जाएगा, देखो हाफ mp Vp², ये हमें n/4 के इक्वल गिवन है, देखिएगा किसका इक्वल गिवन है, n/4 के इक्वल गिवन है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, n/4 के इक्वल रख दूंगा,
ठीक है, और कितनी वैल्यू आएगी इसकी, देखो 5 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10.2 को तो 51 बनेगा, ये आप सभी को पता है। तो ये डिवाइड बाई में 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, और n की वैल्यू कितनी आ गई, 51 निकल के आ गई। क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 51 इज और करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2-3 कॉन्सेप्ट का फ्लेवर यहाँ पे आपको गिवन था, जहाँ पे हमने मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज किया, और उसके बाद में हमने यहाँ पे एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम कॉन्सेप्ट का भी थोड़ा बहुत यूज किया, कैलकुलेशन थी थोड़ी बहुत, बाकी कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन मीडियम लेवल का हम बोल सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको देखो क्या गिवन है, एन इलेक्ट्रॉन बीम इज एक्सीलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v टू हिट ए मेटेलिक टारगेट टू प्रोड्यूस एक्स-रेज, it produces continuous as well as the characteristic X-rays. If lambda minimum is the smallest possible wavelength of X-ray in the spectrum, the variation of the log lambda minimum with log of V is correctly represented by। ठीक है, तो इनके बीच में मुझे ग्राफ निकालना है। तो सबसे पहले हमें इनके बीच में रिलेशन चाहिए होगा। रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो आप सभी को पता है एक्स-रेज के लिए HC/λ मिनिमम किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ये होता है आपका EV के इक्वल। क्लियर, EV के इक्वल होता है। दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं मैं, तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ HC/E बनेगा, एक तो HC/E बनेगा माइनस लॉग ऑफ लैम्बडा मिनिमम हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, और इज इक्वल टू लॉग ऑफ V हो जाएगा, लॉग ऑफ V हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा लॉग लैम्बडा मिनिमम कितना हो जाएगा, लॉग लैम्बडा मिनिमम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग ऑफ V। क्लियर, माइनस लॉग ऑफ V एंड प्लस लॉग HC/E। क्लियर, ये बनेगा, ये बनेगा। इसको अगर मैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो आपको क्लियरली दिख रहा है स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और मुझे तो ऑप्शन नंबर 3 ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पे स्लोप आपको नेगेटिव गिवन है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट एसोसिएटेड विद द लाइट वेव इज गिवन बाय दिस। तो E इज इक्वल टू, ये आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, H की वैल्यू आपको गिवन है। क्या फाइंड आउट करना है, इफ दिस लाइट फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस हैविंग ए वर्क फंक्शन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमें फाइंड आउट करना द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी। क्लियर, तो देखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से मैं जानता हूँ जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी स्टूडेंट्स वो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास में h न्यू माइनस 5, ये होगी h न्यू माइनस 5, इसके इक्वल हो जाएगी। अब देखो फाई की वैल्यू तो मुझे पता है, मुझे h न्यू नहीं पता है, यानी कि जो फोटोन आपका आ रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, तो वो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, तो वो ऐसे कैलकुलेट कर लूंगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन गिवन है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में तो सर जी हमें यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है। बेटा कौन कौन सी दिखाई दे रही है कि सर एक तो ये होगी ω1, ठीक है, एक ये होगी ω2। तो सर जी हम कौन सी यूज करें यहाँ पे, तो बेटा कौन से यूज करेंगे, देखो ध्यान से, आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है फोटो इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा जब ज्यादा एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट होगा तभी तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, जो आपको ज्यादा फ्रीक्वेंसी गिवन है वो वाली यहाँ पे यूज करनी है। क्लियर, तो मुझे h न्यू चाहिए। तो देखो अब आप सभी को पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, h न्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, h न्यू को लिख सकता हूं मैं h ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। क्लियर, और माइनस का 5 हो जाएगा। अब मुझे ये वैल्यूज पता है, तो देखिएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी स्टूडेंट्स h ओमेगा। तो h की वैल्यू देखो कितनी गिवन है, h की वैल्यू आपको गिवन है 4.14 इंटू 10 टू दी पावर -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। क्लियर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में गिवन है, यानी कि ये जो वैल्यू आपको मिलेगी है ना, ये जो वैल्यू आपको मिलेगी ये किस में मिल जाएगी हमें, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है यूनिट्स को। क्लियर, तो इस तरह से आपको यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी वो यूनिट्स के साथ में भी चालाकी करता है आपको घुमाने के लिए। क्लियर, तो आपको सजग रहना इस मामले में। ओके, तो ये h की वैल्यू हो गई। ओमेगा कितना स्टूडेंट्स, ओमेगा है आपके पास में यहाँ पे 9 इंटू 10 टू दी पावर 15 और डिवाइड बाई 2 पाई। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.14 हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा।
और -5 आपको पता ही है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्लियर। यहाँ पे आप देखो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हटा देता हूँ मैं, और ये 414 है, इसको 2 से कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 207, है ना, 207 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 63 एंड 18। क्लियर। एंड डिवाइड बाई में कितना है 314 है, और माइनस का 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्लियर। अब मुझे इस कैलकुलेशन को करना है, तो देखिएगा कैलकुलेशन को कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको देखिएगा 314 है ना, इसको अगर मैं 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ 300 को तो 1800, और इससे तो मुझे ज़्यादा मिलेगी वैल्यू, है ना। तो मुझे इतना तो पता है 5 टाइम्स से कैंसिल आउट होना है और पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर। तो इतनी कैलकुलेशन से काम यहाँ पे चलेगा नहीं, क्योंकि आप ऑप्शन देखिएगा 3 समथिंग गिवन है, तो हमें आगे कैलकुलेशन अभी करनी पड़ेगी। तो देखो 5 टाइम्स अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा आपका ये 1863 है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 0 7 एंड 15। क्लियर। तो ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपके पास में 2। क्लियर। पॉइंट लगा देते हैं वहाँ पे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं 314 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो 3140 बनेगा, और यहाँ पे 2930 है, तो लगभग ये आपका 9 टाइम्स जाएगा, है ना। तो 5.9 माइनस का 2.5, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये माइनस है। क्लियर। तो यहाँ से बनेगा आपके पास में 3.4 समथिंग। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपको करेक्ट दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है। कैलकुलेशन के अंदर आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी के साथ साथ में स्पीड भी मैटर करती है, ठीक है। लेकिन स्पीड से पहले जरूरी है एक्यूरेसी, बिगर एक्यूरेसी के स्पीड का कोई मायने नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कैलकुलेशन के बारे में। तो चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे आपको गिवन है द रिकॉइल स्पीड ऑफ ए हाइड्रोजन एटम आफ्टर इट एमिट्स ए फोटोन इन गोइंग फ्रॉम n इक्वल टू 5 स्टेट टू n इक्वल टू 1। तो देखो ये हो गई n इक्वल टू 5, क्लियर, एंड ये हो जाएगी n इक्वल टू 1 स्टेट। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो यहाँ से फोटोन निकल रहा होगा, क्लियर, जिसकी एनर्जी को मैं E बोल देता हूँ। अब देखो जो फाइनल आफ्टर द एमिशन ऑफ द फोटोन, जो फोटोन का मोमेंटम होगा वो ही किसका मोमेंटम होगा, वो इक्वल हो जाएगा आपका हाइड्रोजन एटम के मोमेंटम के इक्वल, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और इनिशियली मोमेंटम 0 था, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से ये बात मैं बोल सकता हूँ। तो देखो मोमेंटम ऑफ द हाइड्रोजन एटम विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द फोटोन हो जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ द हाइड्रोजन इनटू वेलोसिटी ऑफ दी हाइड्रोजन एटम, तो VH बोल देता हूँ इसको मैं। और आप सभी को पता है जो फोटोन है उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, एनर्जी डिवाइड बाई C हो जाएगा। क्लियर। तो मुझे यहाँ पे VH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि यही क्या होगी हमारी रिकॉइल स्पीड होगी। क्लियर। तो देखिएगा VH कितना हो जाएगा, VH हमारा हो जाएगा यहाँ से एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 13.6 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 25 हो जाएगी। क्लियर। ये हो जाएगी डिवाइड बाई मास ऑफ द हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, तो इसको मैं अगर SI में कन्वर्ट करूँ SI यूनिट के अंदर, तो यहाँ पे देखिएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, और डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा C की वैल्यू दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्लियर। और मास ऑफ द हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, आप सभी को पता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg हो जाएगा, और ये हो जाएगी आपकी यूनिट यहाँ पे मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन बन रही है, और इस कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करोगे, क्लियर, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लगभग 4.17 मीटर पर सेकंड। क्लियर। और ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कीजिएगा, ये आपको यहाँ पे आंसर जो है वो मिल जाएगा। क्लियर। तो चलेगा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे हमें गिवन है सम एनर्जी लेवल्स ऑफ ए मॉलिक्यूल आर शोन इन द फिगर द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ्स λ1 by λ2 इज R। तो ये R की वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा सबसे पहले एनर्जी लेवल्स देखते हैं मॉलिक्यूल के। क्लियर। तो यहाँ से एक फोटोन निकल रहा होगा, यहाँ से फोटोन निकल रहा होगा, तो आप सभी को पता है स्टूडेंट्स λ1 कितना हो जाएगा, λ1 हो जाएगा
देखो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, एच सी बाई लेमडा, तो लेमडा हो जाएगा एच सी डिवाइड बाई एनर्जी डिफरेंस, दैट इज डेल्टा E1 बोल देता हूँ। इसी तरह से लेमडा 2 कितना हो जाएगा, एच सी डिवाइड बाई डेल्टा E2 हो जाएगा। क्लियर। तो मुझे लेमडा 1 बाई लेमडा 2 चाहिए, तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास में डेल्टा E2 डिवाइड बाई डेल्टा E1 हो जाएगा। अब डेल्टा E2 कितना है, तो देखिए लेमडा 2 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस कितना है, तो 4E/3 4E/3 और माइनस का E। क्लियर। एंड डिवाइड भाई डेल्टा E1 कितना हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पे आपका -2E है और यहाँ पे -E है, तो लेमडा 1 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस आपका E आ रहा है, तो ये E हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कितना बचेगा, ये 1/3 बचेगा। क्लियर, 1/3 हो जाएगा। तो यही आपकी आर की वैल्यू है, यही आपकी क्या है, आर की वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद में हम देखते हैं, द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। बेटा जैसा कि आपने सुना होगा कि विद्या को कोई आपसे छीन नहीं सकता और कोई आपसे इसको चुरा भी नहीं सकता। तो नॉलेज इकट्ठा करते रहिएगा और जुड़े रहिएगा एलन डिजिटल के साथ में, ताकि हम और आप मिलकर के आपके एग्जाम को और आपका जो एग्जाम का स्कोर है उसको बेहतर कर पाए। क्लियर। तो इसी के साथ में खत्म करते हैं आज के इस सेशन को, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल दी बेस्ट।